वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। जानते हैं कि विविधता का आखिर मतलब क्या होता है, भारत में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है और इतनी विविधता होने के बाद भी भारत यूनाइटेड कैसे रहता है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस प्रकार फॉलो करता है हमारा देश। चलिए जानते हैं कि विविधता का आखिर मतलब क्या होता है। तो विविधता का सीधा सीधा मतलब होता है विभिन्नता। विविधता का तात्पर्य मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभिन्नता आदि से है। तो विविधता का सीधा मतलब होता है विभिन्नता। जो भिन्नताएं पाई जाती है मनुष्यों के बीच में, चाहे उनके वंशानुगत कारक हो, चाहे भौगोलिक कारक हो, उनके रीति रिवाजों में, भाषा में, उनकी संस्कृति में, धर्म में, ये सभी क्या है, विभिन्नताएं हैं एक दूसरे से। व्यक्ति जो है वंशानुगत आधार पर, भौगोलिक आधार पर क्या होता है, भिन्न होता है। उसी को क्या कहते हैं, तो विभिन्नता कहते हैं। आगे देखिए क्या कहा है, विभिन्नता भौगोलिक संरचना में अंतर से भी बढ़ती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग मैदानी क्षेत्र के लोगों से अलग होते हैं। उनके रीति रिवाज, शारीरिक बनावट, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, इन सभी में अंतर पाया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में विविधता के क्या कारण है। भारत जो है विभिन्नताओं का देश है। भारत में सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, भारत एक विशाल देश है। भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, त्योहार, खान पान से संबंधित लोग रहते हैं। यदि हम भारत का भ्रमण करते हैं तो हमें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। भौगोलिक कारक क्षेत्र विशेष की विविधता को प्रभावित करते हैं। यानी कि भारत जो है एक बहुत ही बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। उनका धर्म अलग है तो उनकी भाषा अलग है, भाषा अलग है, बोली अलग है, त्योहार अलग है, खान पान अलग है, रीति रिवाज अलग है, शारीरिक बनावट अलग है। तो इतने प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो भारत सच में एक विविधताओं का देश है। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, और ये सच में है। उदाहरण के लिए भारत के दो भाग, केरल और लद्दाख की ऐतिहासिक संस्कृति का स्वरूप लगभग एक सा है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जबकि इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, यानी केरल में मसालों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने ऊन के कारण व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा, यानी लद्दाख में ऊन और केरल में मसालों की खेती की जाती है। ये जो विभिन्नता है भौगोलिक कारक की वजह से हुआ है। तो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जिस कारण भारत में सबसे ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं भारत में विविधताओं के प्रकार, यानी भारत में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के नस्ल के लोग पाए जाते हैं। यहाँ नस्ल का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह में एक दूसरे से भिन्न से हैं, जो रंग रूप, आकार प्रकार एवं शारीरिक बनावट में एक दूसरे से अलग हो। तो भारत में विभिन्नता का जो सबसे पहला प्रकार है वो है प्रजातीय विविधता। भारत में विभिन्न प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ प्रजाति का अर्थ है उन व्यक्तियों का समूह जिनमें ऐसी शारीरिक विशेषता पाई जाती है जो उन्हें दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है। प्रजातीय विविधता उन लोगों के शारीरिक बनावट के आधार पर होती है। आगे देखते हैं कि और किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो उसके बाद भारत में भाषाई विविधता भी है। तो भारत में प्रजातीय विविधता के साथ साथ भाषाई विभिन्नताएं भी पाई जाती है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 662 थी, जिनमें से कई कबीलाई भाषाएं थी जो भारत की कुल जनसंख्या में 1% से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित है। तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो वो 22 लैंग्वेज है, यानी भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची के अंदर दर्ज है। भाषाएं विविधता को प्रदर्शित करती है। तो भारत में भाषाई विविधता के साथ साथ धार्मिक विविधता भी पाई जाती है। धार्मिक आधार पर भी भारत विविधतापूर्ण परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर विविधता भी भारत के अंदर ही मिलती है। यहाँ विविध धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन इत्यादि रहते हैं। इन सभी धर्मों का पालन करने वाले लोगों में भाषाई, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा धार्मिक इत्यादि बिंदुओं के आधार पर विविधता पाई जाती है। यानी इतने धर्मों के लोग रहते हैं जिस कारण उनमें भाषा का, रहन सहन का, खान पान का, वेशभूषा में अंतर पाया जाता है। भारत में हिंदू धर्म के लोगों की बहुलता है, यानी कि भारत के अंदर हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि भी रहते हैं। अभी तक आपने जाना कि भारत में प्रजातीय विभिन्नता, फिर भाषाई विविधता, फिर धार्मिक विविधता और इसके बाद भारत में जाति विविधता भी है, यानी जाति के आधार पर भी भारत में काफी ही डाइवर्सिटी है। भारतीय समाज में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बाद में रूढ़िवादी रूप में जाति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। जाति समाज में सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का निर्धारक बन गई। भारत में सभी धर्मों में जातीय संरचना पाई जाती है, जैसे कि कोई अपने आप को ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का बताता है। तो भारत जाति के आधार पर भी काफी ही विविध है। तो हमने जाना कि भारत प्रजाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बिल्कुल ही विविध है। सभी देशों में सबसे ज्यादा विभिन्नताएं भारत के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके बाद भी एक सवाल आना चाहिए मन के अंदर कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारत में एकता कैसे है, या भारत एक राष्ट्र कैसे बना हुआ है? तो विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस विचारधारा का सर्वप्रथम उपयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये सब किसने बोला था? तो ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत की विविधता भारत के लोगों की शक्ति है, ये उनका मानना था। विभिन्न संस्कृतियों, प्रदेशों तथा विभिन्न धर्मों के लोग ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। वहां पर सब लोगों ने एक साथ मिलकर के भारत के लिए अंग्रेजों का विरोध किया था। इसलिए भारत की विविधता भारत के लोगों की ही शक्ति है, इसे भारत की कमजोरी बिल्कुल भी ना समझे। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रदर्शन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जहां पर निहत्थे सिख लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। यानी वहां पर बहुत लोगों की मौत हो गई थी। नरसंहार, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। सवाल भी है आपका इसके अंदर कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड किन्होंने करवाया था? तो उसका नेतृत्व जनरल डायर ने किया था। निहत्थे सिख लोगों पर उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। यह सिख लोगों के विरुद्ध एक प्रकार की क्रूरता थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन इस घटना का सिख, मुस्लिम एवं हिंदुओं ने एक साथ मिलकर विरोध किया। तो ये जो क्रूरता थी ये सिखों पर की गई थी, लेकिन इसके विरोध के लिए सिखों के साथ साथ मुस्लिम और हिंदू इन सब ने भी साथ मिलकर इसका विरोध किया था। तो इसी को कहा गया कि भारत की विविधता भारत के लोगों की ही शक्ति है। इसीलिए भारत इतना डाइवर्स होने के बाद भी बिल्कुल यूनाइट होकर रहता है। भारत के लोगों में यूनिटी है, भारत के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, उनके बीच भाईचारा है, और ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे ही विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता कितनी प्रकार की पाई जाती है, और विविधता में भी एकता, इतनी प्रकार की विविधता होने के बाद भी किस प्रकार हम एक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतनी विभिन्नताएं जो है भारत जैसे देश के अंदर भेदभाव क्रिएट कर देती है। तो भारतीय समाज में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक आदि के आधार पर अंतर पाया जाता है। जातीय संरचना से भारतीय समाज में भेदभाव बढ़ा है। ये भेदभाव का सबसे बड़ा कारण जो है वो जाति है।
कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का। सबसे ज्यादा भेदभाव का जो कारण है वो ये जाति ही है। भेदभाव समाज की वह स्थिति है जिसमें लोगों को अनेक आधारों पर विभेद का सामना करना पड़ता है। भेदभाव लैंगिक यानी कि जेंडर, संस्थागत, व्यक्तिगत आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। भेदभाव की समाप्ति समानता की स्थापना करके ही की जा सकती है। जैसे लड़कियों को किसी विशेष कार्य के लिए सही या गलत मानना, ये क्या कहलाता है? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव है। आदिवासी तथा दलितों में सामाजिक भेदभाव तथा आर्थिक विभिन्नता के कारण स्कूल छोड़ने की दर सर्वाधिक होती है। कार्टूनों में जनजातियों को प्राचीन परंपरा तथा पिछड़ी संस्कृति से युक्त दिखाना भेदभाव की भावना को प्रदर्शित करता है। भेदभाव व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों ही रूपों में हो सकती है। तो व्यक्तिगत भेदभाव कैसे होते हैं? इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, यह एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी व्यवहार के कारण किसी दूसरे के साथ किया गया नकारात्मक व्यवहार है। जब लोग जाति में बढ़ जाते हैं, ऊंची जाति नीची जाति में बढ़ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा भेदभाव क्रिएट होता है, सबसे ज्यादा भेदभाव होने लग जाता है। इसके साथ व्यक्ति में नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है अपने से नीची जाति के लोगों के लिए, जो बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। तो व्यक्तिगत भेदभाव के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी व्यवहार के कारण किसी दूसरे के साथ किया गया नकारात्मक व्यवहार है। ये आपको आज भी भारत के कई ऐसे गांवों के अंदर मिल जाएगा जो काफी ही पिछड़े हैं इस वक्त। उन जगहों पर आज भी आपको व्यक्तिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद है संस्थागत भेदभाव, तो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, यह किसी संस्था के द्वारा समाज के किसी विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव को संबंधित है। जैसे औपनिवेशिक काल में महिलाओं को वोट डालने से वंचित रखा जाता था। यानी ये किसी संस्था के द्वारा किसी समाज के किसी संस्था के द्वारा समाज के किसी विशेष वर्ग यानी किसी विशेष कास्ट को देख करके, किसी विशेष समूह को टारगेट करके उनके प्रति भेदभाव करना, ये क्या कहलाता है? संस्थागत भेदभाव। यानी किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी विशेष वर्ग यानी कि किसी एक ही जाति को, किसी एक ही तरह के लोगों के एक ग्रुप को टारगेट करना और उनको उन सभी सुविधाओं से वंचित कर देना जो बाकियों को दी जा रही है। तो ये क्या कहलाता है? इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे उदाहरण दिया है कि औपनिवेशिक काल में यानी कॉलोनियल एरा के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जबकि पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था। तो यहाँ पर हमने जाना भेदभाव के बारे में, और भेदभाव दो रूपों में हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत और दूसरा संस्थागत। इसके बाद आता है पूर्वाग्रह। आइए जानते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह का संबंध किसी जाति, व्यक्ति के प्रति प्रमाणित तथ्यों को जाने बगैर अपनाया गया दृष्टिकोण है। पूर्वाग्रह का मतलब हुआ, पूर्व मतलब पहले, आग्रह मतलब जान लेना, पहले ही जान लेना। किसी जाति या व्यक्ति के प्रति कोई प्रमाणित तथ्य आपको ना मिले हो और उससे पहले ही आपने जो उनके लिए दृष्टिकोण बना रखा है अपना, ये क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। ये कई मान्यों में गलत है। सामान्यतः इसका संबंध व्यक्ति के प्रति उस असाधारण व्यवहार से है जो जाति, लिंग, विश्वास, निर्जातीयता पे आधारित है। इसके बाद आता है रूढ़िबद्ध धारणा। आइए जानते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष से एक विशिष्ट रूप में व्यवहार किया जाता है, तब ऐसी धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कही जाती है। ऐसी धारणा रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। यह एक विचारधारा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच भेदभाव मूलक अवधारणा रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। जातीय विभेद तथा अंतर को रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद है सामाजिक समानता। हमने अभी तक पढ़ा कि विविधता क्या होती है, भारत में विविधता कितने प्रकार की पाई जाती है, भारत एक डाइवर्स कंट्री किस तरह से है, इतनी डाइवर्स होने के बाद भी भारत यूनाइट कैसे है। और अभी हमने जाना भेदभाव के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में और रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। सामाजिक समानता का तात्पर्य है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वे किसी भी वंश, धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र आदि से संबंधित हो।
ये बहुत ही ज़रूरी है कि समाज के अंदर सोशल इक्वलिटी बनी रहे, ताकि देश जो है वो डेवलप कर सके। तो सामाजिक समानता का तात्पर्य है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे को कहता है कि सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो किसी भी वंश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति या क्षेत्र विशेष से आता हो। सामाजिक समानता किसी विशेष के विशेषाधिकार का निषेध करती है, यानी कि जैसे किसी विशेष जाति को, किसी विशेष व्यक्ति को अगर कोई अधिकार प्राप्त है, तो उसको क्या करती है, प्रतिबंधित करती है, उसको क्या करती है, निषेध करती है, उसको रोकती है। क्योंकि किसी भी जाति को विशेष अधिकार अब नहीं है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का प्रावधान किया गया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 टू 18 हमारा राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समानता बताई गई है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यानी सबको समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 17 छुआछूत का निषेध करती है, यानी कि ऊंची जाति नीची जाति के जो लोग को अछूत मानते थे उसका निषेध करती है, उसको प्रोहिबिटेट कर देती है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि से अपने आप को नहीं सजाएगा, चाहे वो किसी भी वंश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है। अगर आपको फंडामेंटल राइट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, जो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिखे गए हैं। उसके बाद बताया गया वर्तमान समय में असमानता का महत्वपूर्ण निर्धारक गरीबी बन गया, यानी कि हमने आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक सोशल इक्वलिटी को दर्शाया, राइट टू इक्वलिटी को दर्शाया। उसके बाद भी अब जो है वर्तमान समय में असमानता जो है उसका महत्वपूर्ण निर्धारक गरीबी बन गया। सामाजिक समानता का शिक्षण करते समय विभिन्न सामाजिक संस्कृति के महत्व को बताना जरूरी होता है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस भेदभाव को खत्म करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इनके पास 32 डिग्रियां थी। ये इतने एजुकेटेड थे कि इनके पास 32 डिग्रीज थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 एक समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ तथा विधिवेता थे। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा सामाजिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को एक समान बनाने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए, और इन्हीं के कारण आज हमारे देश में सामाजिक समानता बनी हुई है या सामाजिक समानता आई है। इस वीडियो में केवल इतना ही। अध्याय 1 हमारे यहाँ पर होता है समाप्त। हमने इस अध्याय के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा और डाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में भी पढ़ा, भेदभाव के बारे में जाना, और अंत में सोशल इक्वलिटी के बारे में भी जाना, और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हमने जाना। अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।